हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में, जिसकी वजह से कल दुनिया भर की स्टॉक मार्केट 2 से 5% तक नीचे गिरी। अब डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम ओमिक्रॉन, जो कि ग्रीक लेटर है और जिसका सिंबल ओ की तरह होता है, इसका नाम ओमिक्रॉन रखा है और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सारा मामला क्या है और क्या इससे घबराने की जरूरत है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है साउथ अफ्रीका में, उसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में जो कंट्रीज के कोविड 19 स्प्रेड को रोकने के एफर्ट है या स्लो करने के एफर्ट हैं, उसको एक ये थ्रेट बन सकता है। और डब्ल्यूएचओ नॉर्मली जब भी कोई नया वेरिएंट मिलता है तो उनको ग्रीक लेटर के नाम से उनके नाम असाइन करता है। तो इस जो वेरिएंट है उसको जो नाम दिया गया है वो ओमिक्रॉन है, जो कि एक ग्रीक लेटर अल्फाबेट है। और इसका जो सिंबल होता है वो इंग्लिश लेटर ओ की तरह होता है। और इससे पहले इसको B.1.1.529 के नाम से जाना जाता था। और अगर बात की जाए कि भाई वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न क्या होते हैं, तो डब्ल्यूएचओ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न उन वेरिएंट्स को बोलता है जो कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को थोड़ा ज्यादा एडिशनल रिस्क पोज करते हैं। इससे पहले 4 ऐसे वेरिएंट है कोरोना वायरस के जिनको कि वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोला गया है। तो ये जो वायरस इससे पहले जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न थे वो थे अल्फा, जो कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया था, बीटा जो कि साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया था, इसके अलावा गामा और डेल्टा जो कि ब्राजील और इंडिया में रिस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई किए गए थे। और इन सभी के जो नाम हैं वो ग्रीक अल्फाबेट के नाम से हैं। ये ग्रीक अल्फाबेट के पहले 4 लेटर हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ एक और कैटेगरी में वेरिएंट्स को क्लासिफाई करता है, वो होते हैं वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे बहुत ज्यादा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को उनके हिसाब से अभी रिस्क नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि उस पे क्लोज मॉनिटरिंग की जाए ताकि उसके रिस्क को समझा जा सके। तो अब अगर बात की जाए कि भाई इससे पहले भी कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट मिले हैं, तो इसको लेकर स्पेसिफिकली इतनी क्यों चिंता जताई जा रही है जबकि इसके तो अभी इतने सारे केसेस भी नहीं आए हैं। तो रीजन ये है कि इस वेरिएंट के 30 से ज्यादा म्यूटेशन है। तो एक वायरस कैसे काम करता है, उसके जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसको वो एक चाबी की तरह यूज करता है ह्यूमन बॉडी की सेल में घुसने के लिए। तो जब एक बार वो घुस जाता है, उसके बाद वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि कॉपी बनाता है। तो कॉपी बनाते टाइम अगर एक कॉपी दूसरे कॉपी से उसका अगर डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाए तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है। तो इस केस में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके 30 से ज्यादा म्यूटेशन है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए तो डेल्टा वेरिएंट जो कि अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट था, उससे इसके जो म्यूटेशन है वो डबल से भी ज्यादा है। और ये इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि जिन लोगों को पहले कोरोना वायरस हो चुका था, उनकी एंटीबॉडीज बन चुकी थी, या कुछ लोग जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं, उससे भी इस वायरस का कोई इम्पैक्ट ना हो, यानी कि जो लोग इम्यून हो चुके हैं उनको भी ये री इन्फेक्ट कर सकता है। हालांकि अभी जस्ट बेस्ड ऑन कि इसके म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, साइंटिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और इवन जो लोग इम्यून हो चुके हैं उनको भी री इन्फेक्ट कर सकता है। और इसके पीछे के कारण ये है कि अगर साउथ अफ्रीका के अगर हम केसेस देखें तो 16 नवंबर को 273 थे, जो कि अब बढ़ के जब ये वीक स्टार्ट हुआ तो 1200 के आसपास हो गए हैं। और चिंता की बात यह है कि इसमें से जो काफी लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, यानी कि उनको दोनों डोजेस या जितनी भी रिक्वायर्ड डोजेस थी वो लग चुकी थी। और एक पर्सन तो ऐसा था जिसको कि बूस्टर डोज भी लग चुकी थी। तो ये सब दिखा रहा है कि जो इसका रिस्पॉन्स है इम्यूनिटी को, इसको पास ऑन कर रहा है। यानी कि अगर आपने वैक्सीन लगाई भी हुई होगी तब भी शायद ये आपको इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर बात की जाए आर वैल्यू की, यानी कि जिसको कि एक इंडिकेटर होता है कि एपिडेमिक कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका में इसकी आर वैल्यू 1.47 है। और गोटैंग जो कि एक साउथ अफ्रीका की स्टेट है जहां पे इनिशियली मिला है और सबसे ज्यादा केसेस हैं, वहां पे इसकी आर वैल्यू 1.93 है। और इसके अलावा ये जो वायरस है इसके केसेस दूसरे कुछ कंट्रीज में भी डिटेक्ट किए गए हैं, जैसे कि बोत्सवाना, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग।
हालांकि टचवुड अभी तक भारत में इसका कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई डब्ल्यूएचओ क्या रिकमेंड कर रहा है और वैक्सीन कंपनीज इसके लिए क्या कर रही हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने अभी के लिए कोई भी ट्रेवल को रोकने की स्टेटमेंट नहीं दी है। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि आप कंट्रीज को ट्रेवल बैन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने रिकमेंड किया है कि इस पे जो सर्वेलेंस है उसको बढ़ा देना चाहिए, और अगर कोई भी इसमें फाइंडिंग्स मिलती है कंट्री को तो उसको पब्लिकली जो डेटाबेस है डब्ल्यूएचओ का वहां पे सबमिट करना चाहिए। और कोई भी अगर केसेस इसके नए मिलते हैं या कोई क्लस्टर्स पाया जाता है तो उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए डब्ल्यूएचओ को, ताकि वो इसको समझ सकें। इसके अलावा अगर वैक्सीन मेकर की बात की जाए तो बायोएनटेक जो कि फाइजर की एक पार्टनर है कोविड वैक्सीन के लिए, उन्होंने कल बोला है कि उन्होंने इस जो वेरिएंट है उसको स्टडी करना शुरू कर दिया है, और उन्हें उम्मीद है कि ये 2 वीक में इसके रिजल्ट आएंगे जिससे पता लगेगा कि ये वैक्सीन इसके ऊपर काम करेगी कि नहीं। और सिमिलरली जो एस्ट्राजेनिका है, अनदर वैक्सीन मेकर, वो भी इस वेरिएंट पे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कंट्रीज कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज ने कंप्लीटली साउथ अफ्रीकन रीजन से आने वाली फ्लाइट्स बैन कर दी हैं, जैसे कि ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, इजराइल। इन्होंने या तो बैन कर दिया है या क्वारंटाइन रूल्स लगा दिए हैं कि जो भी इस कंट्री से पैसेंजर आएंगे, इवन चाहे वो उनके कंट्री के ही लोग हों, तो उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पे। और बात की जाए तो इंडिया की, तो इंडिया ने अभी के लिए कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे को स्क्रीनिंग बढ़ानी पड़ेगी जो भी ट्रेवलर्स आ रहे हैं इन कंट्रीज से जहां पे पाया गया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग वगैरह। और कल इसको लेकर के आपने देखा होगा कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है यानी कि एनएससी बीएससी लगभग 2.9% के आसपास गिरे, और दुनिया भर के जो बाजार हैं वो इसको लेकर चिंता जता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दुनिया भर की मार्केट है वो लगभग 2 से 3% तक कल गिरी हैं, चाहे वो डो जोन्स हो यूएस का, S&P 500 हो, या इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली फ्रांस और जर्मनी की मार्केट की बात की जाए तो वो लगभग 4 to 5% तक कल गिरी हैं। तो ओवरऑल इसको लेकर के मार्केट बहुत ही कॉशियस है, क्योंकि अगर ये केसेस बढ़े तो दोबारा से लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, जिससे कि इकोनॉमिक रिकवरी को इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब अगर फाइनली ये बात की जाए कि क्या ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता है कि जब तक कि वायरस को स्टडी ना कर लिया जाए और उसके रिजल्ट ना आ जाए तो थोड़ा कॉशियस रहना बेहतर है, क्योंकि इनिशियल प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उससे लग रहा है कि ये डेंजरस वायरस हो सकता है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि इसका स्प्रेड रोका जा सके। और स्पेसिफिकली अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने ऑलरेडी काफी ज्यादा रिएक्ट कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है कि ये ज्यादा डेंजरस नहीं है तो मार्केट बहुत अच्छे से रिकवर कर सकती हैं। और अगर कुछ खराब न्यूज भी आती है कि ये फैल रहा है और आने वाले टाइम में रिस्क पोज कर सकता है, तो भी मुझे लगता है कि मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर लिया है, तो आगे आने वाले टाइम में शायद इतना ज्यादा रिएक्शन ना हो। बट अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि इसकी स्टडी में क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मे बी अपना थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपने प्लान किया हुआ है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिकवरी आई तो वो आपको काफी अच्छा फायदा दे सकती है। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर चीजें यहाँ से खराब होती हैं तो ये मार्केट काफी नीचे तक गिर भी सकती है। अगेन अब वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह मेंशन करूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।